नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश की जो हमारी दूसरी टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेकर के हम 19 तक के क्वेश्चन पहले सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाइए और पहले उस वीडियो को अच्छे से देखिए। मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से उनका व्याख्या कर रखा हूँ, उनकी एक्सप्लेनेशन कर रखा हूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसका प्रॉफिट सभी को मिले। और जो हमारी इसकी जो PDF है, क्वेश्चनों की PDF प्राप्त करने के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की। दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की, इसका आप आंसर दीजिएगा। लाइव चैट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिएगा कि आइंस्टीन ने की है, या कॉम्पटन नामक वैज्ञानिक ने की है, या मैक्सवेल ने की है, या हर्ट्ज ने की है। मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए करके बताइएगा कि किसने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की है। बिल्कुल, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर उसका जवाब दीजिएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की है। हाँ बिल्कुल, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की दोस्तों खोज किसने की है, याद रखना। प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो खोज है वो किसने की है, हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने की है। जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो व्याख्या है वो व्याख्या किसने की थी, आइंस्टीन ने की थी। और दोस्तों, इसीलिए आइंस्टीन को सन 1905 के अंदर आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। इसके लिए आइंस्टीन को क्या मिला था दोस्तों, नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी बात आप याद रखना, ठीक है ना। और जबकि कॉम्पटन नामक वैज्ञानिक ने कॉम्पटन प्रभाव की खोज की थी। मैक्सवेल ने ये बात बताई थी कि प्रकाश होता है वो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दीजिएगा कि जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल का सही क्रम क्या है। प्रकाश की चाल का सही क्रम क्या है कि किसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, किसमें प्रकाश की चाल कम होती है, उसका हमें घटता या बढ़ता क्रम इन ऑप्शन से हमें बताना है कि कौन सा क्रम सही है। ए राइट आंसर होगा, या बी राइट आंसर होगा, या सी राइट आंसर होगा, या डी राइट आंसर होगा। ठीक है, आप अपने आंसर के साथ में ये भी लिखें कि ये आंसर जो आप बता रहे हो वो क्वेश्चन नंबर 20 का है या 21 का है। क्लियर। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, प्रकाश की चाल का सही क्रम क्या होगा। अब देखिएगा, हाँ बिल्कुल, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। प्रकाश की जो चाल होती है वो सर्वाधिक प्रकाश का जो वेग होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, निर्वात में होता है। उससे कम किस में होता है बच्चों, हवा में होता है। उससे कम किस में होता है, द्रव में होता है। और सबसे कम किस में होता है, ठोस में होता है। ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट है बच्चों कि प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर निर्वात तो नहीं है, जल हमारे पास में द्रव है, कांच हमारे पास में सॉलिड है, हीरा हमारे पास में ठोस है। तो याद रखिएगा, ठोस और द्रव में से प्रकाश का वेग ज़्यादा किस में होता है, द्रव में होता है। किस में होता है दोस्तों, द्रव में होता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है, जल में होगा यहाँ पर, क्योंकि जल क्या है, एक द्रव है। याद रखिएगा, जिसकी तरफ ये मुँह ऐसे होता है, खुला होता है, जिसकी तरफ ये मुँह खुला होता है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, मतलब वो अधिक होती है, मतलब उसमें प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले जल आना चाहिए। तो देखो, हम ऐसे भी करेक्ट आंसर देख सकते हैं। ए में जल नहीं है, बी में भी पहले जल नहीं है, सी में डी में भी नहीं है। तो यहाँ पर आप जो ऑप्शन देख रहे हो उस ऑप्शन पर अच्छे से गौर से करके देखिएगा। जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें आपको पता लग रहा है सबसे पहले क्या है, जल। अगर कांच व हीरे की बात की जाए तो बच्चों, हीरा होता है वो ज़्यादा कठोर होता है। हीरे के अंदर प्रकाश का वेग कम होता है, क्योंकि हीरे के अंदर कण होते हैं वो कांच की तुलना में बहुत पास होते हैं। इसके कारण प्रकाश का वेग हीरे के अंदर कम होता है, ठीक है ना। और कांच में क्या होता है, ज़्यादा होता है, और हीरे के अंदर क्या होता है, कम होता है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास में ये आ गया है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास में राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का बी होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22।
इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की, इसका जवाब आप आसानी से दे दोगे। अभी मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन करके भी मैंने आपको बता दिया था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो व्याख्या की थी वो किसने की थी। जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। अभी जस्ट 1 मिनट पहले ही मैंने इसका आंसर रिपीट भी किया था, ठीक है। हाँ बिल्कुल, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या तो किसने की थी, हर्ट्ज ने, लेकिन इसकी खोज तो की थी हर्ट्ज ने, लेकिन इसकी जो व्याख्या है ना वो व्याख्या किसने की थी, आइंस्टीन ने। याद रखना, इसीलिए आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए आइंस्टीन को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश होता है ना वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है, जल्दी से इसका लाइव चैट के इसका अंदर इसका जवाब दीजिएगा कि सूर्य का प्रकाश होता है वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या होता है सूर्य का प्रकाश। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है, राइट, बिल्कुल 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और वो 7 रंग हमारे पास में कौन कौन से होते हैं, वो 7 रंगों के लिए हमारे पास में एक ट्रिक आता है, वो क्या है, विबग्योर। क्या आता है दोस्तों, विबग्योर। यहाँ से वी का मतलब होता है वोयलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज और आर का मतलब रेड होता है। ठीक है ना। अगर कोई हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो वो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, बे जा नी है पी ना ला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब दोस्तों याद रखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है। जैसे जैसे हम वोयलेट से रेड की तरफ जाते हैं वैसे वैसे याद रखिएगा दोस्तों तरंग दैर्ध्य क्या होती है, बढ़ती है। तो याद रखिएगा जो मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य होती है, मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य होती है वो किस रंग के प्रकाश की होती है, लाल रंग के प्रकाश की मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य होती है। और याद रखिएगा दोस्तों जो हमारे पास में वोयलेट रंग का जो प्रकाश होता है, वोयलेट, उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग के प्रकाश की, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वोयलेट, बैंगनी रंग के प्रकाश की। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो अब आप मुझे 25 क्वेश्चन का आप मुझे जवाब दीजिएगा कि क्या होता है, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। मुझे जवाब दीजिएगा, श्वेत रंग के प्रकाश की, या पीले रंग के प्रकाश की, या नीले रंग के प्रकाश की, या लाल रंग के प्रकाश की। तो बच्चों में मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि राइट जवाब क्या होगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल रेड होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है और बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य प्रकाश कितनी होती है। बच्चों जो सूर्य से जो प्रकाश आता है उसे हम कहते हैं श्वेत प्रकाश। क्या कहते हैं हम उसे, श्वेत प्रकाश। और ये श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जो हमें आंखों से दिखाई देता है उस प्रकाश को हम बच्चों क्या कहते हैं, उस प्रकाश को हम कहते हैं दृश्य प्रकाश। क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश कहते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों जो दृश्य प्रकाश होता है ना, दृश्य प्रकाश, उसकी जो तरंग दैर्ध्य प्रकाश होती है वो कितनी होती है, मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इस क्लास का पूरा मज़ा मिल सके। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो याद रखिएगा जो दृश्य प्रकाश होती है उसकी जो तरंग दैर्ध्य प्रकाश होती है वो कितनी होती है बच्चों, वो होती है 3800 एंगस्ट्रोम से लेकर 7800 एंगस्ट्रोम। क्या होती है, 3800 एंगस्ट्रोम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रोम होती है। याद रखिएगा 3800 एंगस्ट्रोम से लेकर 7800 एंगस्ट्रोम होती है। क्लियर। अगर मैं नैनोमीटर की बात करूं तो 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर। याद रखिएगा यहाँ पर जो हमारे पास में एंगस्ट्रोम होता है, एक एंगस्ट्रोम का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। और नैनोमीटर का मतलब बच्चों क्या होता है, नैनोमीटर का मतलब होता है 1 नैनोमीटर का 10⁻⁹ मीटर। क्लियर। ये बेसिक बातें हमें पता होना चाहिए। और जो हमारे पास में बच्चों जो परमाणु का आकार होता है ना वो भी कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर ही होता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मानव आँख, जो हमारी मानव की जो आँख होती है
वो मानव की आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है, सेंसिटिव होती है, ह्यूमन आई किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के लिए सबसे ज़्यादा सुग्राही होती है, उस रंग के प्रकाश की हमें तरंग दैर्ध्य बतानी है। उस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बतानी है 6050 एंगस्ट्रॉम होगी या 5500 एंगस्ट्रॉम होगी या 4500 एंगस्ट्रॉम होगी या 7500 एंगस्ट्रॉम होगी। इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल हाँ, तो बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारे पास में क्या होगा, 5500 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी सीजीएल के अंदर भी पूछा गया था, एक बार आरएएस 2012 के अंदर भी पूछा गया था। तो याद रखिएगा 5500 एंगस्ट्रॉम का जो प्रकाश होता है वो मानव की आंख के लिए सबसे ज़्यादा क्या होता है, सेंसिटिव होता है, सुग्राही होता है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि यह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, या प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, या आपको इसका आंसर प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है, या फिर प्रकाश चारों ओर से परावर्तित होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप मुझे जल्दी से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल बच्चों, हाँ बिल्कुल, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा कि प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बहुत छोटी होती है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है बच्चों, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। और आपको पता है ना कि एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर, जो बहुत कम है, बहुत ही कम है। तो इसलिए याद रखिएगा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है, इसीलिए यह सीधी सरल रेखा में चलता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल दीपक साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के पास में शेयर करें। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, चलो इसका जवाब आप दोगे। क्वेश्चन नंबर 29, आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। मैंने 2-3 बार आज की इस क्लास में मैंने बोल भी दिया है, बता भी दिया है आपको कि आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। जल्दी से मुझे लाइव चैट बॉक्स के अंदर इसका जवाब दीजिएगा कि इसका जवाब क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किसके लिए मिला था। बिल्कुल राइट, याद रखना आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, लेकिन आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला इसके लिए। और सापेक्षिकता का सिद्धांत का अंदर हमें एक फॉर्मूला भी पढ़ते हैं, E = mc² समीकरण, जो हमें यहाँ पर E क्या है बच्चों, एनर्जी है। क्या है, एनर्जी है। m का मतलब यहाँ पर क्या है, मास है, मास मतलब द्रव्यमान। यह फॉर्मूला हमारे हमको ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच में क्या बताता है, संबंध, रिलेशन को बताता है। याद रखिएगा आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत तो दिया था, लेकिन इसके लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। और बच्चों आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सन 1905 में की थी, मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। किसके आधार पर, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर व्याख्या की थी। और ये क्वांटम सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था, ये क्वांटम सिद्धांत दिया था मैक्स प्लांक ने। किसने दिया था, मैक्स प्लांक ने, याद रखना। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है, सॉरी क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है, कोश में किरणों का वेग अधिकतम होता है, या प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, या इलेक्ट्रॉन का वेग अधिकतम होता है, या पराध्वनि तरंगों का वेग, अल्ट्रासाउंड वेव का वेग सबसे ज़्यादा होता है। तो मुझे इसका कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि किसका वेग अधिकतम होता है।
बिल्कुल, शाबाश, राइट। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा वेग होता है वो किसका होता है? प्रकाश का होता है। और वो कितना होता है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। याद रखिएगा, सेंटीमीटर की बात की जाए तो 3 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। और प्रकाश के वेग को ज्ञात करने सबसे पहले ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था दोस्तों? रोमर नामक साइंटिस्ट ने ज्ञात किया था, ये भी याद रखिएगा। और ये सबसे ज़्यादा वेग प्रकाश का किसके अंदर होता है? निर्वात के अंदर होता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन है कि कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है। बिल्कुल याद कर रखिएगा, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, या 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, या 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, या इनमें से कोई नहीं। मुझे जल्दी से लाइव चैट के अंदर इसका जवाब दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट, शाबाश। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? याद रखिएगा, कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? 2 इंटू 10 की पावर 8 होता है। याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट के साथ मैं क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस में होता है? निर्वात में होता है। उससे कम अगर मैं बात करूँ तो हवा के अंदर होता है। उससे कम बात करूँ तो द्रव में होता है, जिसमें द्रव मतलब जल के अंदर होता है। निर्वात के अंदर कितना होता है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। जबकि जल के अंदर प्रकाश का वेग कितना होता है? 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। और जबकि कांच होता है ना, कांच, उस कांच के अंदर कितना होता है? 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्लियर? ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। हाँ बिल्कुल, हाँ शाबाश। तो याद रखिएगा, 14 फरवरी को नहीं मनाया जाता है। 14 फरवरी आप सभी जानते हो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, 28 मार्च को भी नहीं मनाया जाता है। तो हमारे पास में जो आंसर होता है वो क्या होता है? 28 फरवरी। याद रखना, वैलेंटाइन डे के अगर कभी भूलोगे नहीं, वैलेंटाइन डे के 14 दिन बाद में, मतलब 28 फरवरी, 14 दूनी 28 हो गए ना, तो 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? भारत के अंदर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक थे सीवी रमन, उन्होंने रमन प्रभाव की क्या की थी दोस्तों? खोज की थी। और जो रमन प्रभाव होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। क्या आधारित है दोस्तों? रमन प्रभाव। कौन सा प्रभाव? रमन प्रभाव, जिसकी खोज भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने की थी, जिसके लिए उन्हें सन 1929-30 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो बिल्कुल, ये अब आ भी गया हमारे लिए कि जो हमारे पास है रमन प्रभाव का प्रकाश की उन विकिरणों से संबंध है जो आर पार कर जाती हैं। इसका मुझे जवाब दीजिए, किन विकिरणों से संबंध होता है रमन प्रभाव का? केवल वे विकिरणें जो केवल द्रवों में से आर पार गुजर जाती हैं, या फिर केवल प्रिज्मों में से आर पार गुजर जाती हैं, या फिर केवल हीरो में से आर पार गुजर जाती हैं, या फिर सभी पारदर्शी माध्यम में से आर पार हो जाती हैं? आप मुझे जल्दी से इसका लाइव चैट बॉक्स में मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल, शाबाश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, रमन प्रभाव, जिसकी खोज भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने की थी, और जिस दिन की थी वो उस दिन 28 फरवरी था, और इसीलिए भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और रमन प्रभाव का प्रकाश की उन विकिरणों से संबंध है जो सभी पारदर्शी माध्यम में क्या हो जाती हैं? आर पार गुजर जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरणों को हम क्या कहते हैं? तो याद रखना, क्या कहते हैं? एस्ट्रोमीटर कहते हैं, या फिर कैसेसोग्राफ कहते हैं, या एक्टियोमीटर कहते हैं, या बैरोमीटर कहते हैं? तो आप इसका राइट आंसर दीजिएगा लाइव चैट बॉक्स में कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। बिल्कुल, तो याद रखिएगा, बैरोमीटर होता है तो वो तो वायुमंडलीय दाब को नापता है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा दोस्तों। एक्टिनोमीटर होता है ना, वो हमारे पास में सूर्य की विकिरण की तीव्रता को मापता है। तो आज हमने ये 34 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ये श्रृंखला चल रही है। मैं ऐसे ही आपको प्रत्येक टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर के, जब अगर अपन 150 क्वेश्चन को हल सहित अच्छे से क्लियर कर लेंगे ना, तो ये मान के चलो वो चैप्टर लगभग 95% वो चैप्टर हमारा अच्छे से क्लियर हो जाता है। आपको थ्योरी देखने की भी कहीं ज़रूरत नहीं होगी। वैसे थ्योरी के लेक्चर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा हूँ, वहाँ जा करके आप देख सकते हो। तो दोस्तों अगर क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को ज़रूर बताएं, उन तक ये क्लास ज़रूर पहुँचाएँ, शेयर करें। मैं दोस्तों आप लोगों के लिए ही क्लासें लेकर आया हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मम्मी पापा की सेवा करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।